आज आपको समाज की विशेषता और उनके प्रमुख तत्वों के बारे में बताऊंगा। इसके पहले अपन समाज के बारे में जान चुके हैं। समाज का अर्थ अपन ने जाना, समाज की परिभाषा के बारे में जाना और समाज और सामाजिक संबंधों के बारे में जाना। आज अपन चर्चा करते हैं समाज की विशेषताओं के बारे में। समाजशास्त्रियों ने जो समाज का अर्थ बताया है वो मानवों के संबंध में और मानवों के इकट्ठा रहने के संबंध में बताया है। समाज के साथ जुड़ी हुई जो विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर समाज का अर्थ भी स्पष्ट होता है। और यह अपन कहें तो उनके अर्थों में ही उनकी विशेषताएं और समाज की विशेषताएं छुपी हुई हैं। जॉनसन जी ने समाजशास्त्र के लक्षणों को बृहद अर्थों में रखा है। यहाँ हम समाज की कुछ विशेषताओं के बारे में और सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। अगर समाज को हम सामान्य रूप से देखते हैं तो उसकी सबसे पहली व्यवस्था जो हमें नज़र आती है, विशेषता जो हमें नज़र आती है, वह है एक से अधिक सदस्य। एक से अधिक सदस्य से कहने का तात्पर्य है कि लोगों का या मनुष्यों का समूह। समाज के लिए सबसे ज़रूरी और आवश्यक तत्व है वह है या विशेषता है वह है एक से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि अकेला व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता। यदि वह किसी तरह से भी अपना जीवन निर्वाह कर भी लेता है तब भी हम उसको समाज या समाज के सदस्य के रूप में नहीं देख सकते। समाज के लिए अनिवार्य है कि उसमें एक, दो या दो से अधिक व्यक्ति हों। अगर कोई जैसे साधु है, सन्यासी है, योगी है जो कंदराओं में, गुफाओं में या जंगलों में निवास करता है, तपस्या करता है, साधना करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसे अपन समाज नहीं कह सकते। समाज के लिए ज़रूरी है एक साथ रहना, उनकी आवश्यकताओं, मनुष्यों की एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ मिलके रहना। दूसरी अगर विशेषताओं के बारे में अगर अपन देखते हैं तो वह है बृहद संस्कृति। प्रत्येक समाज की, चाहे वह कोई भी समाज हो, भारतीय हो, कोई दूसरे देश का हो, उनकी एक अपनी एक अलग संस्कृति और कुछ बृहद संस्कृतियाँ होती हैं। समाज में एक समूह नहीं, कई समूह होते हैं। इन समूहों में इन समूहों को अपन एथनिक समूह कह सकते हैं। इन एथनिक समूहों की अपनी एक अलग संस्कृतियाँ होती हैं, एक सामान्य भाषा होती है, उनके खान पान का, उनके जीवन पद्धति का, उनके तीज त्यौहार सभी भिन्न भिन्न होते हैं, सभी उनकी अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। इस तरह बहुत उपसंस्कृतियाँ भी होती हैं और जब ये एक देश या क्षेत्र के रूप में मिल जाती हैं तो एक बृहद संस्कृति का रूप धारण करती हैं, बृहद संस्कृति का निर्माण करती हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं समाज की संस्कृति अपने आकार प्रकार में बृहद होती है। उनमें अगणित या कई उपसंस्कृतियाँ होती हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की चर्चा करते हैं तो उसमें हमारा तात्पर्य यह है कि यह संस्कृति बृहद है। इसमें कई संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में अनेक उपसंस्कृतियाँ हैं। एक और देश में गुजराती, पंजाबी, भांगड़ा, इंडियन संस्कृति, बंगला संस्कृति आदि हैं। ये सब उपसंस्कृतियाँ मिलकर एक बृहद संस्कृति का रूप धारण करती हैं जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। इनमें संस्कृतियाँ तो अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, पर जब एक रूप से मिल जाती हैं और जब अपन उसको भारतीय समाज के रूप में देखते हैं तो उसको अपन कहते हैं भारतीय संस्कृति, और वही एक बृहद संस्कृति है। इसी तरह सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग बृहद संस्कृतियाँ हैं। तीसरी अगर विशेषता पर अपन गौर करें तो वह आ जाती है क्षेत्रीयता। जैसे अपन ने चर्चा की एक साथ एक समूह, दूसरी बृहद संस्कृति है ना, उसी तरह क्षेत्रीयता। अब अगर बृहद संस्कृति है तो कोई भी संस्कृति का कोई ना कोई एक उद्गम स्थान रहता है या उद्गम क्षेत्र रहता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र या प्रत्येक देश की अपनी एक निश्चित सीमाएं होती हैं, उसी देश को हम क्षेत्रीयता कहते हैं। उन्हीं सीमाओं के अंदर जो संस्कृति पनपती है या जो सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं वह क्षेत्रीयता के रूप में अपन देखते हैं। इस क्षेत्रीयता की भूमि
से संस्कृति का जुड़ाव होता है। यदि हम कोई भी संस्कृति लें, मध्य प्रदेश की ले लें या उत्तराखंड की ले लें, संस्कृतियों की बात करें, किसी भी संस्कृति की बात करें, तो उस संस्कृति से उस क्षेत्र का, उस क्षेत्रीयता का जुड़ाव अवश्य होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है तो वह देवभूमि के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको उनकी संस्कृतियों में अध्यात्म की झलक, कहीं ना कहीं मंदिरों, अध्यात्म पूजा पाठ की झलक अपन को देखने को मिलती है। मराठी संस्कृति है, मलयालम संस्कृति है, और जो अपने अपने भूभागों से कहीं ना कहीं की वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ से उन सर्पियों से एक भूभागों से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक संस्कृति का एक निश्चित क्षेत्र होता है। समाज, अगली अगर विशेषता पर गौर करें तो सामाजिक संबंधों का दायरा, समाज के सदस्यों के संबंध में विभिन्न प्रकार के सदस्यों के आपसी संबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं। कभी कभी ये संबंध जटिल होते हैं, उतने ही भिन्न और जटिल होंगे। जैसे उनकी आवश्यकताएं होंगी लोगों की, वैसे वैसे वो संबंध जटिल एवं शिथिल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संबंध कई तरह के होते हैं, जैसे पति पत्नी, मालिक मजदूर, व्यापारी उपभोक्ता। इन विभिन्न संबंधों में कुछ संबंध संघर्षात्मक भी होते हैं और कुछ सहयोगात्मक भी। समाज है, सभी लोग आपस में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, किंतु कहीं ना कहीं उनमें वैचारिक मतभेद भी होते हैं, है ना। इसीलिए उन संबंधों में सहयोगात्मक संबंधों के साथ साथ संघर्षात्मक संबंध भी समाज में पाए जाते हैं। समाज का चेहरा हमेशा प्रेम, सहयोग, ममतत्व का नहीं होता। उनके चेहरे में एक पहलू बदसूरत भी कहीं ना कहीं अपन को देखने को मिल जाते हैं। समाज में जब मत एक नहीं होगा तो संघर्ष भी होंगे, झगड़े टंटे भी होंगे, मारपीट भी होंगे, दंगे भी होते हैं। जिस भांति समाज का उजला पक्ष समाज का लक्षण है, उसी तरह यह एक नकारात्मक पक्ष भी समाज का ही एक अंग है। और कहीं ना कहीं हमें समाज में सहयोग के साथ साथ में संघर्ष का स्वरूप भी देखने को मिलता है। अगली विशेषता में अपन गौर करें तो वह है श्रम विभाजन। समाज में प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अलग अलग साधन हैं, और इन्हीं साधनों और आवश्यकताओं को देखते हुए इनकी गतिविधियां समाज में अलग अलग होती हैं। यह इसलिए कि समाज की आवश्यकताएं, जैसा हमने बताया, विविध होती हैं। कुछ लोग खेतों में काम करते हैं, कुछ लोग उद्योगों से जुड़े हैं। समाज की में शक्ति और इन्हीं सभी उद्योगों, इन्हीं सभी चीज़ों को अगर अपन देखें तो उनमें शक्ति कहीं ना कहीं या पद या कार्यों का बंटवारा होता है। शक्ति का बंटवारा कभी कभी समान रूप से नहीं हो सकता। सभी व्यक्तियों, जैसे अपन अगर गौर करें तो सभी व्यक्ति राष्ट्रपति तो नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते, या सभी व्यक्ति अगर कोई क्रिकेट टीम है तो उस क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं हो सकते। समाज में शक्ति या श्रम विभाजन कहें, शक्ति या किसी कार्यों का विभाजन कहें तो न्यून मात्रा में आते हैं, और उसको पाने के दावेदार बहुत अधिक होते हैं। इसी कारण समाज कहीं का भी हो, उसमें शक्ति बंटवारा को कहीं ना कहीं व्यवस्था अवश्य होती है। शक्ति बंटवारा का यह सिद्धांत समाज में गैर बराबरी पैदा करता है। यह अवश्य है कि किसी समाज में गैर बराबरी थोड़ी होती है और किसी में अधिक होती है। हमारे देश में जो गरीबी का स्वरूप है वह यूरोप और अमेरिका के अगर गरीबों की तुलना उनसे तुलना करें तो वह अधिक जटिल है। जब कभी समाज की व्यवस्था की जाती है तो उसमें श्रम विभाजन व्यवस्था एक अनिवार्य रूप से बिंदु होता है। कोई भी समाज हो जो विकास के लिए सतत प्रयत्न करता है, उसमें श्रम विभाजन अनिवार्य रूप से होता है। काम प्रवचन, या अपन इसको दूसरे रूप में देखें तो समाज को बढ़ाने के लिए, समाज की वृद्धि या विकास के लिए बराबर उन सदस्यों या नए सदस्यों का उसमें भर्ती होना या नए सदस्यों का उसमें आना जरूरी है। ऐसा होना समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यदि समाज की सदस्यों की निरंतरता नहीं रहती तो लगता है समाज का अस्तित्व खतरे में है। सदस्यों को यह भर्ती का तरीका भी हो सकता है साम्राज्य, कई भर्ती के तरीके, साम्राज्य विस्तार, उपनिवेशवाद, आप्रवासन, पर समानता समाज के सदस्यों की सततता बनाए रखने के लिए काम प्रवचन एक मुख्य, जिसको अपन व्यवहार के रूप में भी देख सकते हैं, यह भी एक उसकी मुख्य व्यवस्था है। अब समाज के प्रमुख तत्वों की बात का अपन करते हैं। समाज के निर्माण के जो तत्व हैं, इसे जानने के पश्चात समाज का अर्थ पूर्णता अपन, या समाज क्या है पूर्णता अपने सामने एक खुल जाएगा। समाज की आत्मा में मनुष्य का
अमूर्त संबंध है। समाज एक प्रकार से भावना का आधार लेकर बनता है। व्यक्ति समाज के अवयव के रूप में है। व्यक्तियों के बीच में विविधता समाज के समन्वय के रूप में परिलक्षित होती है। रॉबर्ट्स के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज के अभाव में व्यक्ति एक खोखली संख्या मात्र है। अगर समाज नहीं होगा, अगर व्यक्ति के सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो वह अपना जीवन यापन या वो आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से नहीं कर सकता। मानव कभी अकेले नहीं रह सकता, वह समाज में दूसरों के सहयोग के साथ या सदस्य बनकर ही रह सकता है। समाज की यह भावना होती है कि यह व्यक्ति में एक निहित होती है और सामाजिक बंधन आवश्यकताओं की पूर्ति जो सामाजिक बंधनों को जन्म देती है। और समाज संपूर्ण बंधन स्वार्थपूर्ण होते हैं। प्रत्येक समाज में व्यक्ति इसलिए जुड़ा रहता है कि उसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और वो आवश्यकताओं की पूर्ति स्वार्थ रूप में भी एक दूसरे के सहयोग से ही होती है। समाज में मन या समूह आत्मा होती है। संबंध पारस्परिक चेतना से युक्त होते हैं। समूह के मन में वह चेतना होती है, उनके अनुसार ही वह अपने व्यवहार प्रकट करता है। समाज निश्चित उद्देश्यों में रहकर निर्मित होते हैं। उनके पारस्परिक लाभ मैत्रीपूर्ण शांतिपूर्ण जीवन आदर्शों एवं कार्यों की पूर्ति आदि रूप में देखा जा सकता है। समाज में स्थापित्व की भावना होती है क्योंकि सभी सदस्य या पीढ़ियों या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए उसी समाज के आजीवन सदस्य रहते हैं और समाज बना रहता है। अब अपन गौर करते हैं समाज में शिक्षा की भूमिका की। वेंकटरमैया ने शिक्षा और समाज के संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा समाज में बालकों का समाजीकरण करके उनकी सेवा करती है। इसका उद्देश्य समाज के सदस्यों की सामाजिक मूल्यों विश्वासों समाज के प्रतिमानों को आत्मसात कराने के लिए तैयार करना और उनको समाज की क्रियाओं में भाग लेने के योग्य बनाना होता है। शिक्षा व्यक्ति के समाज के लिए यह कार्य करती है। अपन अगर पॉइंटों पर गौर करते हैं कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति और समाज की प्रक्रिया का आधार शिक्षा है। जैसे जैसे समाज का निर्माण कैसे हुआ, जैसे जैसे मनुष्यों में या व्यक्तियों में चेतना आई और उन्होंने जैसे जैसे कालांतर में विकास करे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई नई चीज़ों का निर्माण करते गए, वैसे वैसे समाज का निर्माण होता गया। तो चेतना या उसको अपन शिक्षा के आधार पर ही देखते हैं। समाज के व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास समाज के निरंतर आगे प्रगतिशील और गतिशील बने रहने के लिए और उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए भी शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। संस्कृति और सभ्यता, जो समाज की संस्कृति है या जो सभ्यता है, उसका हस्तांतरण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको आसानी से पहुंचाने के लिए भी शिक्षा अपना योगदान देती है। सामाजिक प्रक्रिया या समाज की जो क्रियाएं हैं उसके अंग के रूप में भी एक शिक्षा कार्य करती है। भावी पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको संस्कृति के रूप में, उनको व्यवसाय के रूप में प्रशिक्षण देने का भी काम शिक्षा के द्वारा ही होता है। कहीं ना कहीं शिक्षा समाज की प्रगति का भी आधार है। समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं परिवर्तन को आत्मसात करने या उन परिवर्तनों के साथ संघर्ष करने में भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। समाज में होने वाले दोष, कभी कभी मतैक्य होता है, विचार मतभेद होते हैं, उन समय और कई प्रकार की कई अनैतिक क्रियाएं होती हैं समाज में, उन अनैतिक क्रियाओं, उन चीज़ों को, उन दोषों को दूर करने में भी शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। धन्यवाद।